बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये वीडियो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वह सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन छात्र छात्राओं का इस बार एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न आने हैं, उनके लिए यह वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में यानी BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वह है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आया है वो बुकलेट सीरीज D का है। आप में D, C या A और B भी हो सकता है। क्वेश्चंस आपके सेम रहेंगे, जो क्वेश्चंस इस पेपर में है वही पेपर में आप में के भी पेपर में मिलेंगे, लेकिन जो क्रम रहता है वो चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में 75 प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव मोड में, और इनको हल करने का जो समय मिला था वो आपको मिला था 1.5 घंटे का। इनमें से 75 में से 50 ही प्रश्न आप लोग को हल करने थे, ठीक है। और जब भी पेपर आप दिया करिए तो निर्देश जो दिया रहे वो पेपर देने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि कुछ लोग गलती कर देते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो N से पाई स्टार के लिए होती है। सो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल। रमन पीक की तीव्रता अणु की किस पर निर्भर करती है, यानी अणु के डाइपोल मोमेंट पर, या फिर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पर, या फिर पोलराइजेबिलिटी पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों द इंटेंसिटी ऑफ रमन पीक डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, यानी ध्रुवण पर आपके निर्भर करता है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया था मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आयन ऑन द बेसिस ऑन विच फॉलोइंग। मास स्पेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित में से किसके आधार पर आयनों को अलग करता है। तो दोस्तों मास स्पेक्ट्रोमीटर द्रव्यमान टू आवेश अनुपात, यानी कि मास टू चेंज रेशियो के आधार पर आयन को अलग करता है। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बम्बार्ड द सिंपल इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के सैंपल पर बमबारी करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अल्फा कण का उपयोग किया जाता है, या न्यूट्रॉन्स का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर प्रोटॉन्स का। तो दोस्तों इनमें से मास स्पेक्ट्रोमेट्री के सैंपल पर बमबारी करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथे प्रश्न का आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 5वां प्रश्न द मोस्ट इंस्टेंट पीक इन मास स्पेक्ट्रा इज। मास स्पेक्ट्रा में सबसे तीव्र पीक कौन सी है। तो मास स्पेक्ट्रा में सबसे तीव्र पीक जो है वह है बेस पीक। बेस पीक जो है वो सबसे तीव्र पीक है। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया है द स्पेसिंग बिटवीन लाइन विथ ए मल्टीप्लेट इन NMR स्पेक्ट्रा इज नोन एज। NMR स्पेक्ट्रम में एक मल्टीप्लेट के भीतर लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। केमिकल शिफ्ट कहा जाता है, या फिर कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर स्पिन स्पिन कपलिंग कहा जाता है, या नन ऑफ एबव कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ऑप्शन C टिक किया होगा, स्पिन स्पिन ह्यूमन। ठीक है देखिए जब भी बात हो NMR स्पेक्ट्रा के एक मल्टीप्लेट के भीतर, जो मल्टीप्लेट के भीतर लाइन है उसके बीच की दूरी को जो कहा जाता है वो कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ऑप्शन B यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है।
जिन्होंने सी लगाया है, अगर यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट ना होता, स्पिन कांस्टेंट होता, तो यहाँ पर आपका सी भी सही हो सकता था। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक मल्टीप्लेट के भीतर लाइन के बीच की दूरी को पूछा गया है, तो वह है युग्मन स्थिरांक यानी कपलिंग कांस्टेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, केमिकल शिफ्ट, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है डेल्टा, वह इंक्रीज अगर करे या डिक्रीज करे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर दिया गया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करे तो क्या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो रासायनिक शिफ्ट मूल्य डेल की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। क्या करता है? वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न का आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए रेफर कंपाउंड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला एथिल एल्कोहल, दूसरा है टेट्रामेथिल सिलेन, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, और दिया गया है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से आपका जो सही आंसर है वो टेट्रामेथिल सिलेन। टेट्रामेथिल सिलेन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया है, द नंबर ऑफ सिग्नल इन PNMR स्पेक्ट्रम इन C3O CH2CH3, यानी जो यहाँ पर दिया गया है वो है एथिल माफ करिए मेथिल एथिल ईथर C2H5। ठीक है, इसमें आपको बताना था PMR स्पेक्ट्रम के संकेत की संख्या, तो इसमें जो सिग्नल्स की संख्या है वो 2 है। कितने सिग्नल्स इसमें बनेंगे? 2 सिग्नल बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है 9वें नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए 10वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, द टेक्निक इज नोन एज कलर राइटिंग, किस तकनीक को रंग लेखन के रूप में जाना जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी को रंग लेखन यानी वर्ण लेखन और रंग लेखन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी सपोर्टेड ऑन सॉलिड, यानी क्रोमेटोग्राफी में स्थिर फेज पर ठोस तरल, ठोस पर समर्पित हो सकते हैं, ठोस तरल। यहाँ पर आपका जो सही आंसर था सॉलिड लिक्विड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, यानी 11 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, द इक्वेशन mb स्क्वायर, द इक्वेशन mb स्क्वायर इक्वल टू 2h b माइनस बी नॉट, ये नोन है यानी कि ये जाना जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के रूप में, या मैक्सवेल इक्वेशन के रूप में, या फिर ल्यूमार इक्वेशन के रूप में, या फिर आल। तो दोस्तों ये जाना जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के रूप में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है 12 नंबर प्रश्न का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिलेशन बिटवीन v वेलोसिटी c एंड वेव नंबर v बार इज, यानी आवृत्ति b वेग c तथा तरंग v में संबंध क्या है? तो इसमें जो संबंध है दोस्तों, इनमें जो संबंध स्थापित है वो b इक्वल टू सी वी बार। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, s ऑर्बिटल r, s ऑर्बिटल पूछा गया था कि s ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? क्या गोलीय होता है या फिर बेलनाकार होता है, या ए व बी दोनों होता है? तो एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वह स्फेरिकली शेप्ड होता है, यानी कि गोलीय होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सी एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 58 एटॉमिक नंबर 58 एन एलिमेंट, यानी कि ये जो है सीरियम का जो एटॉमिक नंबर 58 है वह तत्व किस ब्लॉक को से संबंध रखता है? एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, या फिर डी ब्लॉक से, या फिर एफ ब्लॉक से? तो दोस्तों एटॉमिक नंबर 58 सीरियम या एफ ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का? एफ ब्लॉक का, इसलिए डी आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। 16 प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी बी एंड वेवलेंथ लैम्डा आर द रिलेटेड टू ईच अदर, आवृत्ति बी और तरंग दैर्ध्य लैम्डा एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो इसका जो संबंध है वो है
बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आवृत्ति भी तथा लैम्डा तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा एक दूसरे से जो संबंधित है वो है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली का इक्वेशन पूछा गया है भाई। डी ब्रॉगली का इक्वेशन इसमें से कौन सा है? तो लैम्डा इक्वल टू h/mb, यह आपका डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। 17वें का ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेट एज द रिजल्ट ऑफ LCAO मेथड नॉट ओबे, यानी LCAO विधि से प्राप्त आणविक कक्षक पालन नहीं करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम का, हुंड के बहुलता का नियम, या आपबाऊ के नियम का, या फिर बियर्स के नियम का। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बियर के नियम का पालन नहीं करते हैं, बाकी सभी का पालन करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है द रिलेशन बिटवीन डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये शो करता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, या फिर हाइगेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइगेंस बर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, या बाउ प्रिंसिपल, या फिर हुंड का नियम। तो ये संबंध दर्शाता है दोस्तों हाइगेन बर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दिखाता है। डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ये हाइगेन्स बर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है 19 नंबर का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा गया था कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की तरंग ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 3×326 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था द पॉसिबल सबसेल इन n इक्वल टू 3 एनर्जी सेल आर, यानी n बराबर 3 ऊर्जा कक्ष में संभावित उपकक्ष क्या होंगे? तो इसमें जो संभावित उपकक्ष की संख्या है वो S, P और D है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। 21 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए S, P और D। ये n बराबर 3 ऊर्जा कक्ष में जो संभावित उपकक्ष है वो S, P और D हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन, परमाणु का जो तरंग यांत्रिकी मॉडल है वो किस पर निर्भर करता है? वो डी ब्रॉगली के द्वैती विचार पर, यानी डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट पर, या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर, या फिर ऑल ऑफ एबव पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। सो ऑल ऑफ एबव यहाँ पर आपका सही आंसर है, डी नंबर सही होगा 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है द वैल्यू ऑफ लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका जो मान है दोस्तों वो है del2/del x2 प्लस del2/del2y प्लस del2/del z। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछा गया है व्हेन द स्क्रेटिंग एंगल इज 0 देन द कंपटन शिफ्ट विल बी, जब प्राकीर्णन का कोण का मान 0 है तो कंपटन शिफ्ट क्या होगा? जब भी बात हो कंपटन, जब प्राकीर्णन कोण का मान 0 हो जाए तो कंपटन शिफ्ट जो होगा वह भी 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है 24 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था द ब्लैक बॉडी इमिटेड, श्याम वस्तु उत्सर्जित करती है, यानी ब्लैक बॉडी इमिटेड लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, या फिर मिक्स्ड स्पेक्ट्रम, या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों जो ब्लैक बॉडी इमिट करती है, ब्लैक बॉडी इमिट्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है 25 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 26 है कंपटन का इक्वेशन पूछा गया है। कंपटन इक्वेशन इज,
तो कंपटन का इक्वेशन क्या होता है? कंपटन का इक्वेशन होता है डेल लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न है वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्रेजेंट। क्वांटम यांत्रिकी में वेव फंक्शन क्या दर्शाता है? पहला दिया गया प्रणाली की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ सिस्टम, शेप ऑफ सिस्टम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम या एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी में जो वेव फंक्शन है वह प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया था फॉर एच लाइक एटम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ग्राउंड स्टेट की यानी हाइड्रोजन के लिए परमाणु की ग्राउंड अवस्था ऊर्जा के जो समानुपाती है वो है म्यू जेड स्क्वायर। क्या है दोस्तों? म्यू जेड स्क्वायर है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न है द एंगुलर पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड अपॉन। यानी कि परमाणु कक्षीय तरंग फलन पर कोणीय भाग किस पर निर्भर करता है? एम पर निर्भर करता है, एल और एम दोनों पर निर्भर करता है, या फिर दिया गया है कि एन, एल और एम तीनों पर, या फिर एन और एल पर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि परमाणु कक्षीय तरंग फलन का कोणीय भाग जो निर्भर करता है वो एल और एम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएं पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है द वैल्यू ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज। श्रोडिंगर तरंग समीकरण में ए का मान क्या होगा? तो दोस्तों श्रोडिंगर तरंग समीकरण में जो ए का मान है वह 0 होगा, क्योंकि डेल टू साई अपान डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपान डेल टू वाई प्लस डेल टू साई अपान डेल टू जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बी इस क्वेश्चन में सही आंसर है। कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है वन पोस्टुलेट ऑफ वेव मैकेनिक्स इज। यानी कि तरंग यांत्रिकी का एक पद है, तो इसमें से तरंग यांत्रिकी का जो एक पद है वह कौन सा है? वह है एच साई इक्वल टू ई साई। क्या है? एच साई इक्वल टू ई साई आपका इसमें सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है 31 नंबर प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस आणविक कक्ष में उच्चतम ऊर्जा है? किस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज हाईएस्ट एनर्जी। तो इनमें से जो हाईएस्ट एनर्जी होगी वो होगी दोस्तों पाई स्टार 2px के पास। किसके पास होगी? 2px के पास होगी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 32 नंबर प्रश्न का। इसके पास हाईएस्ट एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 33 है हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी? तो इसकी व्याख्या सफलतापूर्वक किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा गया है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। पहला दिया गया डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन बी है कि प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन सी आपका कह रहा है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन डी है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया था द वेव नंबर रेंज इज यूज्ड फॉर IR रेडिएशन। अवरक्त विकिरण के लिए प्रयुक्त प्रसार है। तो अवरक्त विकिरण के लिए जो प्रयुक्त प्रसार है वो है दोस्तों 4000 से लेकर के 400 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। यह क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा, यह आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज।
एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा क्या है? एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा, तो एक विमीय बॉक्स में कण की जो ऊर्जा है वह En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 8ma स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। आपका जो सही आंसर है इसमें वो ऑप्शन नंबर ए है 36 नंबर का। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है द वैल्यू ऑफ वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ 25 nm। तरंग दर 25 माइक्रो एम्पीयर के संगत तरंग संख्या का मान सेमी इनवर्स में होगा। तो ये तरंग संख्या सेमी इनवर्स में कितना होगा? 400 सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ऑप्शन ए इसमें सही है। 37 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पूछा गया था कि द डिजनरेसी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल इज गिवन बाय, यानी कि घूर्णी ऊर्जा स्तर की विकृति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है दोस्तों 2J+1 के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 38 नंबर में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी 2J+1। ये घूर्णी ऊर्जा स्तर के विकृति जो दी जाती है वो 2J+1 के द्वारा दी जाती है। डी आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल सेल आर। मुख्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो मुख्य सेल में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो है 2n स्क्वायर। कितनी है दोस्तों? 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपका है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा होती है, आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है रोटेशनल कांस्टेंट बी इज, यानी कि घूर्णी स्थिरांक बी इनमें से कौन सा है? तो घूर्णी स्थिरांक बी जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, यानी कि h/8π²IC ये घूर्णी स्थिरांक बी का मान है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज, शुद्ध रोटेशनल रमन का चयन नियम क्या है? तो शुद्ध रोटेशनल रमन का जो चयन नियम है दोस्तों वो है ΔJ = 0 और ±1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 42 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रम, निम्नलिखित में से कौन सा अणु IR स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाता है? तो इनमें से जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं वह जो हैं IR स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर सही हो गया है H2 जो है यह IR स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोवेव इनएक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव निष्क्रिय है? पहला ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी दिया गया है Cl2, सी है NO और डी दिया गया है CO। तो इनमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो है Cl2 जो है वह माइक्रोवेव निष्क्रिय है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 आपका है जीरो पॉइंटिंग एनर्जी फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो शून्य बिंदु ऊर्जा है वह 1/2HW। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए यहाँ पर आपका सही आंसर है 45 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 46 था आपका लैम्डा मैक्स ऑफ विच कंपाउंड इज मैक्सिमम, किस यौगिक की लैम्डा मैक्स अधिकतम होगी? तो लैम्डा मैक्स जो अधिकतम थी वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका इसका जो सबसे ज़्यादा लैम्डा मैक्स अधिकतम इसी में है। ओके, ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 था कि द H सिंगल बॉन्ड H यानी H द CH वाइब्रेशन, C और H वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एल्केन्स इज, एल्केन की जो C और H में कंपन आवृत्ति होती है वह कितनी होती है?
पहला ऑप्शन दिया गया है 2850 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन बी है 3050 सेंटीमीटर इनवर्स और तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है कि 2750 सेंटीमीटर इनवर्स और ऑप्शन डी है आपका कि 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए एल्केन CH जो कंपन आवृत्ति है दोस्तों वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 3000, ठीक है 3000 होती है। और ऑप्शन में आपका कौन सा कोई भी ऑप्शन 3000 नहीं सेंटीमीटर इनवर्स है तो ऑप्शन बी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों हमें संदेह है इस क्वेश्चन पर, इसका आंसर क्लियरली इसलिए स्पष्टता नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें 2800 से लेकर के 3200 बताया गया है, यानी कि माफ करिएगा 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3000 है नहीं, तो 3050 पर फिलहाल जिन्होंने टिक किया होगा उनका सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। मैंने इस विषय में गूगल भी किया था फिलहाल इसकी आवृत्ति पर, तो मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे आशा है कि शायद ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा करेक्ट आंसर। अगर किसी बुक या सीरीज में होगी तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, फिलहाल बी आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ओके। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उस पर डिपेंड है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जानकारी प्रदान करता है आंतरिक दूरी की या जड़ता के निरीक्षण की या क्रियात्मक या फिर ये सभी। तो दोस्तों IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जानकारी प्रदान करता है वह क्या करता है, कौन सी जानकारी प्रदान करता है, वह दोस्तों फंक्शनल समूह का पता लगाने के लिए डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर आपका सही आंसर है सी नंबर, आपका यहाँ पर आपका सही आंसर है, ठीक है। यह आंतरिक दूरी यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर मुख्य रूप से बात किया जाए जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्य जो सिद्धांत है वह है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पूछा गया है कि द स्पेक्ट्रम बिटवीन रोटेशनल लाइन इन द केस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम में प्रत्येक रोटेशनल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसके जो बीच की दूरी होती है दोस्तों वो कितनी होती है, वो 2b होती है, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है द बेस वैल्यू ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइन्स इज। होमोन्यूक्लियर डाइन का आधार मान क्या है। होमोन्यूक्लियर डाइन का जो आधार मान है वो 253 nm है। कितना है, 253 nm। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बी मैक्सिमम सी इक्वल टू 0 यानी सी माफ करेगा सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। ऑफ विच कंपाउंड इज मैक्सिमम अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिक में से किस यौगिक का बी मैक्स यानी सी डबल बॉन्ड ओ अधिकतम है। तो इनमें जो अधिकतम है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, आपका यहाँ पर सही आंसर 51 का ए होगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाउ मनी PMR सिग्नल्स गिवन बाय द गिवन कंपाउंड ए इज। दिए गए यौगिक ए में कितने PMR सिग्नल होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये यौगिक दिया गया है ए, अब इसमें बताना है PMR सिग्नल कितने हैं। अब सबसे पहले तो इसका समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा C6H5O COCH3 तो इसका जो नाम है वो है एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन में जो PMR सिग्नल होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे दोस्तों 5 सिग्नल होंगे। कितने सिग्नल होंगे इसमें, 5 सिग्नल होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 5 सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। कितने सिग्नल्स में बनेंगे एसीटोफिनोन में, 5 सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है 52 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों पिक आउट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से गलत मिलान करना है। यहाँ पर न्यूक्लियस दिए गए हैं और यहाँ पर स्पिन इसके दिए गए हैं, ठीक है। न्यूक्लियस दिया गया है ऑक्सीजन 17। अब इसका जो न्यूक्लियस होगा यानी जो इसका स्पिन होगा वो कितना होगा, तो स्पिन इसका आएगा 5/2। तो यही आपका गलत मिलान है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 53 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है हाउ मनी NMR सिग्नल आर फाउंड इन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपीन में कितने NMR सिग्नल होंगे। तो दोनों में दोस्तों एक और एक होंगे यानी बराबर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कहीं दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2,
दोनों में 1 और 2 सिग्नल्स आएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है 54 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इन एनएमआर इनएक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रक एनएमआर निष्क्रिय है। तो इनमें से जो निष्क्रिय है दोस्तों वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनमें से एनएमआर निष्क्रिय है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न था, नंबर ऑफ सिग्नल गिवन बाय ए इन पीएनएमआर स्पेक्ट्रम इज। यहाँ पर दिया गया ए के पीएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया एथिल एल्कोहल C2H5OH। एथिल एल्कोहल में पीएमआर सिग्नल की संख्या पूछी गई है। तो इसमें जो सिग्नल होंगे वो 3 सिग्नल होंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल में सिग्नल कितने होंगे, 3 सिग्नल होंगे पीएनएमआर के। पीएमआर सिग्नल जो की संख्या होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, विच बॉन्ड हैज मैक्सिमम बी मैक्स, किस बॉन्ड का बी मैक्स मान सबसे अधिकतम है। तो जिसका जितना बॉन्ड होगा उसका उतना ही बी मैक्स मान होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है कितने बॉन्ड से, 3 बॉन्ड से। ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो बॉन्ड बी मैक्स है वो सबसे अधिकतम होगा। बी आंसर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो इनमें से पहला दिया गया यूवी किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे या फिर IR। तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है 58 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी वो रेडियो वेव्स की होगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर है 58 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 59 है, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी कंपन आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। कंपन आवृत्ति जो निर्भर करती है वो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर, रेड्यूसेस मास, डाइपोल मूवमेंट, फोर्स कांस्टेंट, यानी ये इन सब पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 था, द प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस स्टडी इन, यानी कि प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो अध्ययन किया जाता है वो माइक्रोवेव रीजन में किया जाता है, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में किया जाता है, या इंफ्रारेड रीजन में किया जाता है, या विजुअल यानी कि दृश्य क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजोनेंस स्टडी इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ओके, बी आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, फॉर द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम फॉर ए होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द सिलेक्शन रूल अंडर द हार्मोन एप्रोमैक्सन इज, यानी कि सम न्यूक्लियर द्विपरमाणु अणु के कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो प्रसवादी संकेत के अंतर्गत वर्ण का नियम है वह क्या होगा। तो वर्ण का जो नियम आएगा दोस्तों वो आएगा del B इक्वल टू +-1 ओनली। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। 61 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 प्रश्न क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 आपका है कि द नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल आर, यानी कि CO2 अणु के लिए IR सक्रिय कंपन मोड का संख्या कितना है। पहला ऑप्शन है 4, 3, 2 या फिर 1। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि CO2 अणु के लिए IR सक्रिय कंपन मोड की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वह 4 होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, व्हिच वन विल शो द एन, या फिर एन से पाई स्टार, एन और पाई स्टार संक्रमण कौन दर्शाता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप दर्शाते हैं। कौन सा दर्शाता है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कम संक्रमण ऊर्जा यानी कि सबसे कम संक्रमण इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है 63 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 64 है, रमन इफेक्ट इज, रमन प्रभाव है
यहाँ पर दिया गया इंटेंसिटी स्केलेटेड लाइन या इलास्टिक स्केलेटेड लाइन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, यह सभी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न है, इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। रमन स्पेक्ट्रम में मध्य लाइन क्या कहलाती है? यह रमन लाइन कहलाती है या रेले जीन लाइन कहलाती है, फंक्शनल ग्रुप लाइन कहलाती है या नन ऑफ एबव कहलाती है? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह रेले जीन संख्या कहलाती है, ये रेले जीन लाइन कहलाती है। ठीक है, 65 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर बी आंसर सही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था, द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद एक उदाहरण है स्टॉक प्रभाव का या फिर रसल सैंडर्स अवस्था का या फिर पास्चन ब्रैकेट प्रभाव का या फिर कंपटन प्रभाव का? तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद है वह एक एग्जाम्पल है वाइब्रेशन इफेक्ट का, किसका? कंपन प्रभाव का। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है 66 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, हाउ मनी हाइपरफाइन लाइन इज ESR स्पेक्ट्रम आर शोन इन MN2+। ठीक है, MN2+ के ESR स्पेक्ट्रम में कितनी सूक्ष्म रेखाएं होंगी? तो इसमें जो सूक्ष्म रेखाएं होंगी वो कितनी होगी? 6 होंगी, 6 रेखाएं होंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, फॉर द सिग्मा से लेकर के सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या फिर लैम्डा लाइन इन। ठीक है, सिग्मा से लेकर सिग्मा स्टार विकिरण के लिए जो लैम्डा है वह अव्यवस्थित है IR क्षेत्र में, विजिबल क्षेत्र में या UV रीजन में या नन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UV क्षेत्र में, UV रीजन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा में न्यूनतम है? विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोवेस्ट एनर्जी। तो इनमें से जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी होगी वो किसकी होगी? वो सिग्मा की होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 था, फॉर द रीजन बिटवीन 1500 से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड, यानी कि 1500 से लेकर के 400 माफ करेगा 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको विजुअल रीजन कहा जाता है या फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन कहा जाता है या फिर फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है या नन ऑफ दीज कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, फिंगरप्रिंट रीजन इसको कहते हैं। ठीक है, 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस क्षेत्र को फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए वेव नंबर ऑफ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ लैम्डा। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स की तरंग संख्या किस तरंग दैर्घ्य से मेल खाती है? तो ये किससे मेल खाती है? तो ये इसका आंसर आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यह किससे मेल खाती है? 0.00025 से। ओके, 71 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइगर लैम्डा मैक्स। इसमें से बताना है कि लैम्डा मैक्स किसका हाइगर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर दिया गया सिस स्टिबलिन, ऑप्शन बी आपका दिया गया ट्रांस स्टिबलिन और दिया गया है बोथ हैव द सेम लैम्डा मैक्स कैन नॉट से। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दोनों का लैम्डा मैक्स इसमें समान आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 जो कि पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सोक्रोम है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है RnR2, दूसरा है C डबल बॉन्ड O, तीसरा दिया गया है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड और डी ऑप्शन दिया गया है C डबल बॉन्ड इधर है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें से एक्सोक्रोम जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, यहाँ एक्सोक्रोम है। 73 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट नॉट यूज इन NMR। इनमें से निम्नलिखित में से यानी NMR में निम्नलिखित में से किस विलायक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इन्होंने भाई साहब ने लगाया पहला ऑप्शन CHCl3, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यूज किया जाता है
CdCl3 या भी यूज किया जाता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज किया जाता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D2O आपका यहाँ पर सही आंसर है 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इज टूवर्ड्स। ठीक है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट किस ओर होता है? लोअर यानी इंटेंसिटी की ओर, या उच्च तीव्रता की ओर, या कम तरंग दैर्घ्य की तरफ, या फिर लंबी तरंग दैर्घ्य की तरफ। तो इनमें से जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वह होता है दोस्तों स्ट्रॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? स्ट्रॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों इन कुल मिलाकर के 75 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है हमसे भी एक आध दो प्रश्न की गलती हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि एग्जैक्ट, लेकिन जो भी मैंने तैयार किया था या मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट आंसर थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन थे और क्वेश्चन के आंसर वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप सब कमेंट सेशन में लास्ट में आप लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं और कितना आपका सही है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा SPS स्टडी पॉइंट। ओके, आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से PDF। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।